कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद
नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्व पाव परास्नो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै नहीं मंगलम। नहीं बेटा, ये वाली नहीं है, वो दूसरी वाली बुक की उपाध्याय तरफ से भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, वो आप नहीं श्री करना जी बेटा। ज्ञान के महासागर हैं। तो देखिए, आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। एक बार जय सभी म्यूट कर लीजिए। आप लोग बता सकते हैं लास्ट क्लास में आप लोग का कहाँ तक टॉपिक हो गया था? फाउंडेशन की क्लास है ना ये? प्लीज कोई कर्म बता सकते हैं सर कौन कर्म सा? प्रज्ञप्ति बुक का पूरा समाप्त होने के बाद कर्म बंद और हमारा जीवन में आके ज्ञानावर्णीय का बताए थे, कारण का ज्ञानावर्णीय पूरा हो गया था, दर्शनावर्णीय भी पूरा हो दर्शनावर्णीय गया का। था। ये कंप्लीट हो गई है हाँ, ये कंप्लीट हो जी गई। और ये चल रही है? हाँ, ये जी चल रही है। अच्छा, तो इसमें जनरली हमारा कैसे चलता है, तो 10 to 15 मिनट्स कोई क्वेश्चनर रहता है, कोई भी क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी तक जो भी पढ़ा है फर्स्ट बुक से कुछ भी फॉर हमारे को नॉलेज के लिए, उसके बाद सेकेंड बुक का सिखाते हैं। उसके बाद जो आज सिखाया उसका कोई डाउट्स है तो पूछने के लिए समय रहता है। यही जनरल प्रोसीजर है। ठीक है, तो हाँ। आज एक बार हम फर्स्ट, ये पूरी बुक कंप्लीट हो गई है ना, तो इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस अगर लेती हूँ तो आप लोग, सिस्टम क्या है, चैट बॉक्स पे आंसर देना या फिर अनम्यूट करके? या अनम्यूट करते करते हैं। चैट बॉक्स में थोड़ा तकलीफ पड़ता है, एक्चुअली वो चैट बॉक्स में ही टाइप करने को बोलते हैं, अरे मगर थोड़ा तकलीफ बढ़ने के कारण हम गाड़ी बोल देते हैं। कोई हाँ दिक्कत नहीं, आप लोग हाँ अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। हाँ। एक फर्स्ट क्वेश्चन एकदम बेसिक सा पूछना चाहूंगी। अच्छा, कर्म क्या है, जीव या अजीव? अजीब। कर्म अजीब अजीब। कर्म क्या है, सत्य पुद्गल या पुद्गल बुद्गल? पुद्गल पुद्गल। पुद्गल अजीव नहीं है? अजीब है। अजूब भी या पुद्गल भी। पुद्गल भी है। पुद्गल भी है, अजीव भी है। हम्म, ठीक। अरूपी, आपको अगर परिशिष्ट वाला भाग पढ़ा दिया है क्या? चलो आप वैसे ये पूछिए, बेसिक ही है। आप पूछ लो, आप, कोई बात नहीं। अरूपी, अरूपी पुद्गल है या फिर आत्मा है? अरूपी। पुद्गल। आत्मा पुद्गल तो रूपी, आत्मा है। पुद्गल रूपी आत्मा है और आत्मा अरूपी है। अरूपी है। ठीक है। अजीव कौन है, पुद्गल या आत्मा? अजीब कौन पुद्गल है? अजीब तो पुद्गल पुद्गल है। पुद्गल है। आत्मा तो जीव है। आत्मा जीव है, आत्मा अरूपी है। ठीक है, पुद्गल अजीव है, रूपी है। ठीक है, हाँ हम्म। हम्म। तो रूपी पुद्गल जो होते हैं, मतलब रूपी अजीव जो है वो पुद्गल कहलाता है। पुद्गल है। अरूपी अजीव भी होता है और रूपी जीव जी, होता है। रूपी अरूपी, अजीब रूपी अरूपी दोनों है। अरूपी अजीव को कोई एग्जांपल दे सकते हो? धर्मास्ती, अधर्मास्ती, अच्छा धर्मास्तिकाय, आकाशास्ती। अतृप्तिका, ये सब अरूपी, इनमें अच्छा वर्णगण रचित नहीं होता, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं और ये अच्छा अरूपी है, मतलब अरूपी के अच्छा। साथ अजीव है। अजीब है। ओके ज्ञान चेतना युक्त शक्ति नहीं होती, ओके। ये अजीव है। ठीक है। अ, अच्छा, जो कार्बन वर्गना के पुद्गल है और कर्म है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कर्म कर्म जब जो है हमारे उनकी शरीर, हमारे प्रकृति। आत्मा के साथ जब बंद हो जाता है चिपकना। वो कर्म बन नहीं नहीं, जो जाता है। कर्म है उनकी प्रकृति, स्थिति, सब कुछ होगा। लेकिन जो कार्बन वर्गना के पुद्गल है, उनकी प्रकृति वगैरह कुछ नहीं होगी। आर्मन वर्गना जब तक अलग है तब तक वो, अजीब है। जब वो नहीं, जब तक वो अलग है तब तक वो अलग है, और पुद्गल ही जब वो है। आत्मा से चिपक जाते हैं तब वो कर्म कहलाते हैं शायद। कार्बन वर्गना के पुद्गल जब आत्मा से चिपक जाते हैं तब वो शायद कर्म कहलाते हैं।
कार्बन वर्गना के पुद्गल सभी मतलब लोक में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन वर्गना के पुद्गल, ये तो हमें पता है, लोक में एग्जिस्ट करते हैं। क्या सारे पुद्गल कार्बन वर्गना के पुद्गल होते हैं? नहीं, नहीं, अलग अलग वर्गना 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? आहारक, तेजस, कार्मन, कार्बन आहारक, तेजस, कार्मन, भाषा, कार्बन मन, वैक्री सॉरी आहारक, स्टार्टिंग वही ना। आहारक वेक्रिय आहारक, आहारक, वेक्रिय, बोलना भाषा उसको। भाषा आहार, भाषा, आहार मन, के अंदर भेद है। सबसे पहला औदारिक, फिर वैक्री, फिर आहारक, ये 3 भेद आहार वर्गना। आहारक तो में ही सबसे आते हैं। पहले करेक्ट करेक्ट। आहार नहीं बोलना, आहार बोलना है। हाँ, आहार आहार जीव आहार आहार, कहलाता है क्योंकि वो आहार ग्रहण कर रहा है तो वो आहारक है, नहीं ग्रहण कर रहा तो अनाहारक है। पर वो ओके, वर्गना आहार वर्गना है। आहार वर्गना। ओके, आहार वर्गना भाषा, मन, भाषा, तेजस और मन, कार्मन, तेजस और तेजस और कार्बन। कार्मन। रह गई भाषा मन के पहले। हाँ, आहार के बाद किसका नंबर आता है? तेजस। क्रम से बोलिए। पहले भाषा आता है, फिर मन। आहारक वेक्रिय आहार के बाद फिर भाषा आता है, फिर मन मन आता है, आता है, मन के फिर बाद भाषा आती है। अच्छा मन पहले आता है। आहार, तेजस, भाषा, मन हाँ, एंड कार्बन। क्रम से याद रखना। क्रम से ओके, याद रखने का रीजन क्या है? ठीक है। क्यों क्रम से याद रखना? उनकी जो नहीं, वो प्रदेश सीनियरिटी होते के हैं वो, हिसाब से सबसे ज्यादा एक प्रदेश वाला दूसरे के लास्ट बड़े रहता हो है। जाते हैं। कार्बन का सबसे ज्यादा प्रदेश रहता है। कार्बन का सबसे ज्यादा उनके प्रदेश साइज रहता की है। वजह से, आहार जैसे का उनके प्रदेश, हाँ, है उसी क्रम से प्रदेशों की बराबर संख्या होती है। बराबर। हर वर्गणा में सब, उसमें भी पहले औदारिक बोलना, मतलब औदारिक में सबसे कम प्रदेश की काउंटिंग होती है, उसके बाद प्रदेशों की संख्या क्या है, बढ़ती है। वैक्री में, फिर आहारक में, फिर तेजस में, फिर मन, भाषा में, फिर मन में, और फिर कार्बन में। अच्छा, ये वर्गणा बेसिकली वर्गणा का एक बहुत सिंपल शॉर्ट टर्म क्या बोल ग्रुप, सकते हैं? समूह है, ग्रुप। ग्रुप, समूह है, समुदाय, समुदाय, समूह समूह है। किसी भी समानता के ग्रुप को तो ये वर्गना। समूह को एग्जिस्ट करता है, मतलब समुदाय के रूप में ही रहते हैं क्या वो पुद्गल? वर्गणा एक साथ ही रहती है क्या? हाँ, वर्गना तो साथ ही रहती हैं। एक सी वर्गना वर्गना एक साथ मतलब रहेंगी ना। ग्रुप ही है ना। ग्रुप करना, एक सरी के हाँ, लोगों को समूह है ना एक एक उनका। साथ एक तरह ग्रुप से करना ही ग्रुप करना। वर्गना है। अभी किसी भी कार चीज का ग्रुप एक वर्गना प्रदेश कहला वाली सकता भी है। होती है, दो क्योंकि प्रदेश वाली। अनंत होंगे हम तभी उनको जान पाएंगे, है ना। वो तो ठीक है, वो सब एक तरफ है कि हाँ वो जो ग्रुप होता है वो वर्गणा कहलाती है। पर मेरा क्वेश्चन है, क्या एक, जैसे हमने बोला कि आहार वर्गणा, उसमें भी हमने बात करी मान लो वैक्रिय वर्गणा की, तो क्या वैक्रिय वर्गणा के सभी पुद्गल एक साथ ही रहते हैं, वो एक ग्रुप में रहते हैं? आपने कहा ग्रुप है, तो क्या वो ग्रुप एक साथ रहता है? नहीं, 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 अलग दो अलग रहते दो हैं। अलग दो अलग रहते हैं। पुद्गल भी होते हैं, 3 परदेशी, 4 परदेशी, ऐसे करते संख्यात, असंख्यात, फिर अनंत परदेशी होते हैं। वो तो ठीक है। वैसे ये जो आपने वैक्री बोला है, इसमें संख्यात असंख्यात नहीं आता, ये सिर्फ अनंत, क्योंकि ग्रहण अनंत योग्य है, सिर्फ देशी ही ग्रहण होते योग्य सभी अनंत है। ओके, हैं, में उनके अनंत प्रदेश होते हैं। 1 2 3 ये सब 5 वर्गना जो ग्रहण योग्य वर्गना है, इनमें नहीं आते हैं, उसमें सिर्फ अनंत प्रदेशी होते हैं। पर क्या ये अनंत प्रदेशी भी मतलब एक ग्रुप में ही रहते हैं? अगर वो साथ में नहीं, आप बोल रहे हो कि नहीं वो साथ में नहीं रहते, तो साथ में नहीं नहीं, रहते तो फिर ये हमें समझ में नहीं, आप ही समझा नहीं, दीजिए ना। समझ आप नहीं आ रहा समझा है। दीजिए ना, आप समझा दीजिए। क्वेश्चन ये समझ। नया, हाँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बट पर वी डोंट आंसर नो द क्या होगा ये आंसर। समझ नहीं आ रहा है। आंसर आप ये कैसे देना पूछ समझ में रहे नहीं हो आ रहा। कि आप वही समझ नहीं आ रहा है। मैम, एक मिनट, आप ये पूछना चाह रहे हो कि जैसे अनंत वर्गनाएं मान लीजिएगा वैक्री की हैं, तो वो एक ग्रुप एक जगह है, दूसरा ग्रुप दूसरी जगह है, तीसरा ग्रुप तीसरी जगह है। यही दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग, इजंट इट? ग्रुप तो पूरा एक है ना, हमने बोला पूरी एक ही वर्गना है। जो वैक्री वर्गना है वो ऐसी नहीं कि 4 5 वैक्री वर्गना, वैक्री वर्गना मतलब एक ही है ना। इसी को 5 की काउंटिंग हुई, 5 में भी 3 की काउंटिंग हुई, तो वर्गना अच्छा, तो एक ही है। पर वो भी मतलब अगर हम वर्गना को ग्रुप बोल रहे हैं, तो वो ग्रुप का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, कि क्या वो ग्रुप सभी साथ में रह रहे हैं क्या? जितने भी वैक्री हैं, जितने भी वैक्री वर्गना के पुद्गल हैं, वो सब साथ में रह रहे हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं, साथ में तो नहीं नहीं रह रहे नहीं, हैं। वो तो नहीं होंगे, वो तो हर आत्म प्रदेश पे होंगे ना। आत्म प्रदेश पे तो ग्रहण होने के बाद होते हैं, लोक में एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी तो वो उस कैटेगरी के तो हम जब हैं ना। मैम जब लोक में होंगे तब तो वो नॉर्मल कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं। जब वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ेंगे तब वो बनेंगे वैक्रिय या
की बात ही नहीं चल रही यहाँ पे, तो सब तरह की वर्गना है। यहाँ तो वैकरी वर्गना की भी बात चल रही है, भाषा वर्गना, कार्बन तो ओनली वन कैटेगरी है, फिफ्थ। फिर अब आप ही आप बताइएगा। बोलिए ना, आप बताइए ना। अच्छा, अभी मेरे मुंह से एक वर्ड निकला, आपने सुना कैटेगरी। हाँ। ग्रुप और कैटेगरी दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप मतलब एक साथ रह रहा है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो भी प्रदेश है, प्रदेशों का जो समूह है वो स्कंद है। मतलब जब भी प्रदेश सिंगल एग्जिस्ट करता है तो क्या बोलते हैं उसको? प्रदेश। परमाणु अलग है, परमाणु। और अगर परमाणु। स्कंद के साथ है तो प्रदेश। सिंगल तो परमाणु। सिंगल को तो परमाणु बोलते हैं। जब हाँ, आपस में एक परमाणु है, दूसरा परमाणु है, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो वो प्रदेश प्रदेश, बन जाते हैं, वो स्कंद। जो जुड़ रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है, वो कहलाता है स्कंद। दो प्रदेशी स्कंद, तीन प्रदेशी, चार प्रदेशी, ऐसे करके संख्यात, असंख्यात, संख्य, असंख्य और अनंत प्रदेश आपस में जुड़ के स्कंद बनाते हैं। उसको हम ग्रुप बोल सकते हैं कि ये आपस में बॉन्डिंग बनी है इनकी। पर ऐसे जो स्कंद हैं जिनकी वर्गना की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने? एकदम जो वो पूरी टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या है? बुक खोल सकते हैं, अगर आप आदमी हुआ कोई दिक्कत नहीं, बुक से देख के आंसर बता दीजिए। आप जितनी बार विशेष प्रकार की समानता वाले समुदाय को वर्गना कहते हैं। ठीक है, वर्गना यहाँ पर पुद्गलों की अपेक्षा क्या है जो हम पढ़ रहे हैं उसकी अपेक्षा? सम संख्यक, हाँ। तुल्य प्रदेशी, ऐसे कुछ वर्ड आ रहे करेक्ट, हाँ। समसंख्यक प्रदेशों वाले स्कंदों। हैं? हाँ, बोलिए बोलिए, क्या था? एक्चुअली समसंख्यक प्रदेश, हाँ समसंख्यक प्रदेशों वाले स्कंदों हाँ के समुदाय को वर्गना कहा गया है। ठीक है। समुदाय को क्या कहा है? समुदाय मतलब जैसे आप ना एक समुदाय को बिल्कुल बेसिक लेवल पर लीजिए। समुदाय जैसे कि बोल रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि रेड हाउस के स्कूल में ग्रुप है, रेड हाउस के स्टूडेंट्स हैं। तो क्या जरूरी है कि सारे रेड हाउस के स्टूडेंट्स एक ही साथ? ठीक है, असेंबली को एक एक्सेप्शनल है कि वहां तो एक साथ खड़ा करेंगे, बट उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल लंच ब्रेक हुआ है, उसमें सारे रेड हाउस के एक ही साथ रहेंगे या फिर नहीं क्लास सारे एक ही साथ नहीं रहेंगे? नहीं, अलग अलग रहेंगे। वो अनइवनली स्प्रेड रहते हैं, पर वो हम्म। सभी आते रेड हाउस के हैं, ठीक है। तो वो जो टैग उनको मिला है, क्यों मिला? क्योंकि वो रेड हाउस को बिलोंग करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला था कैटेगरी या फिर समुदाय। अब जैसे जैन है, अगर जैन समुदाय है, अब क्या सारे जैन एक ही साथ रहेंगे? सारे जैन फैले हुए हैं, लेकिन वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? समुदाय कहलाता है, ठीक है। तो स्कंद है, स्कंद सभी अलग अलग फैले हुए हैं लोक में। उन सभी स्कंधों में से कुछ स्कंध ऐसे हैं जिनमें अनंत, अनंत को हम मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, ऐसा लेके चलते हैं। अभी वो अनंत की काउंटिंग हम नहीं कर सकते, पर एग्जाम्पल लेते हैं 1 लाख प्रदेश, मतलब एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, ऐसे 1 लाख प्रदेश आपस में जुड़े और एक स्कंध बना, ठीक है। इसको हम 1 लाख 1 लाख 1 प्रदेश आपस में जुड़े, मतलब 1 लाख सब एक साथ काउंटिंग में उनकी जब हुई तो 1 लाख 100 मान देते हैं। 1 लाख 100 प्रदेश आपस में एक साथ जुड़े, वो एक स्कंद बना। फिर थर्ड स्कंद, वापस से 1 लाख प्रदेश एक साथ जुड़े और एक स्कंद बना। फोर्थ स्कंद कैसे बना? तो बोले कि 1,05,000 एक साथ बने, मतलब एक साथ जुड़े और एक स्कंद बना। अब फिफ्थ कैसा बना? तो फिफ्थ बता दिया कि वापस से 1,05,000 स्कंद एक साथ, मतलब प्रदेश एक साथ जुड़ के एक स्कंद बना। अब हमारे पास यहाँ पर 3 कैटेगरी आई। क्या आई? एक तो 1 लाख प्रदेश वाली, एक आई 1,100,000 प्रदेश वाली, एक आई है 1,05,000 प्रदेश वाली। अब जिन जिन भी स्कंधों के प्रदेशों की काउंटिंग 1 लाख थी, उनको हम बोलेंगे कि ये भी वर्गना नंबर 1 में बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल रेड हाउस में बिलोंग करता है, भले ही वो फर्स्ट नंबर का था। और फिर फोर्थ नंबर वाले को भी हम क्या बोलेंगे? शायद फोर्थ ही लिया था हमने, थर्ड लिया था, जो भी लिया था, वो भी क्या कहलाएगा? रेड हाउस का ही कहलाएगा, वो भी वर्गना नंबर 1 को ही बिलोंग करेगा। फिर सेकंड वर्गना हमने बताई 1,100,000 वाली। 1,100,000 वाला एक ही स्कंध हमको मिला, हमने अभी जो एग्जाम्पल लिया, वैसे बहुत सारे होते हैं, एक मिला, तो वो एक अलग कैटेगरी हो गई। अब थर्ड कैटेगरी कितनी है? तो वो बताई कि 1,05,000 वाले, ऐसे हमको 2 स्कंध मिले, तो वो भी वर्गना नंबर 3 को बिलोंग करता है और फिफ्थ वाला भी वर्गना नंबर 3 को बिलोंग करता है। तो एक जो कैसे आप बोल रहे हो नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आप समसंख्य प्रदेशी ही आके वर्गना में रहते हैं, मगर ये समसंख्य नहीं है ना।
मतलब 1,01 है, 1,05,000 एक है, अलग अलग है ना, वो कैसे एक? ना, वो तो एक मिनट देखो, ये है 1,01,000 वाली, ठीक है। 1,00,000 सबसे 1,00,000 से बेसिक से स्टार्ट कर रहा था, ये है 1,00,000 वाली, ठीक है। फिर उसके बाद फिर सेकंड कौन सी आई है, एक बार हम ऐसे लेते हैं, ये 1,00,000 है, ये 1,00,100 है, ओके नेक्स्ट ये 1,05,000 है, फिर हमने ओके बोला एक और 1,00,000 वाली है, फिर हमने बोला कि एक और जो है वो 1,05,000 वाली है। ये हमने 5 ओके एग्जाम्पल, तो हम ये ओके बैच बनाएंगे ना, 1,00,000 से लेके 1,20,000 या वॉट एवर, एक उसके अंदर के वो समसंख्यक माने जाएंगे। सम संख्यक तो एक डेफिनेट होता है, फिर वो रेंज ओके बाद में आती है। सम अच्छा संख्यक एक डेफिनेट होता है और फिर उसके बाद फिर रेंज भी आगे बताती हूँ मैं कैसे होती है। देखो अब हमको इसमें अगर वर्गना बतानी है तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स आए हैं, मतलब हमारे पास वर्गना नंबर 1, वर्गना नंबर 2 और वर्गना नंबर 3 है, ठीक है। इसमें ये हमने वर्गना नंबर 1 को रखा है, फॉर एग्जांपल बॉक्स वाले जितने हैं वो वर्गना नंबर 1 है, सर्कल वर्गना नंबर 2 है और ट्रायंगल वर्गना नंबर 3 है। अब आप बताओ वर्गना नंबर 1 वाले में कितने हैं, तो 1 और 2, 1,00,000। यहाँ पर 2, मतलब 2 स्कंध आ गए, ये स्कंध, ये 5 स्कंध लिए हमने। अब उसके बाद वर्गना नंबर 2 जिसमें 1,00,000 और ठीक है 100 जो हमने बोले थे वो कितना है, वो एक ही है, एक ही स्कंध है। फिर वर्गना नंबर 3 जिसमें 1,05,000 है, तो ऐसे 2 हमारे पास कुल 2 + 1 + 2 5 स्कंध थे जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, तो ये कैटेगरी कहलाती है वर्गना। वर्गना मतलब कैटेगरी। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूँ एक बार। देखो क्या होता है, एक मतलब एक स्कूल है, स्कूल में क्लासेस हैं, क्लासरूम मतलब क्लास लेवल्स हैं। क्लास फर्स्ट में 50 बच्चे, आप लोग या तो नोट करके रख लीजिए, है ना, ध्यान से एक बार हम इस पे भी लिखते जाएंगे और आप अपने पास भी नोट कीजिए ताकि आंसर्स आप दे सकें। फर्स्ट जो क्लास है ना, फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। क्लास सेकेंड में 80 स्टूडेंट्स हैं, क्लास थर्ड में 40 स्टूडेंट्स हैं, क्लास फोर्थ में 50 स्टूडेंट्स हैं, क्लास फिफ्थ में 40 स्टूडेंट्स हैं, क्लास सिक्स्थ में 20 स्टूडेंट्स हैं, अच्छा 20 नहीं लो, इसको वापस 50 ले लो, क्लास सिक्स्थ में 50 स्टूडेंट्स हैं, क्लास सेवेंथ में 80 स्टूडेंट्स हैं, क्लास एट्थ में वापस से 50 स्टूडेंट्स हैं, क्लास नाइन्थ में 40 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th में 50 स्टूडेंट्स हैं। इतना हमने बना के रखा। अब आप ये हमने क्या है, अलग लेवल्स बनाए, ये अलग अलग क्लासेस है, मतलब क्या है क्लास, मतलब समझना ये। देखो सबसे पहले आपको एक मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ कि जो पुद्गल है, सॉरी पुद्गल में भी परमाणु है, जो इंडिविजुअल रहता है वो आपकी खुद की आइडेंटिटी है। जैसे किसी ने नाम पूछा, मेरा नाम अगर अनुश्री है तो मैं कहूंगी मैं कौन हूं, तो मैंने बोला कि मैं अनुश्री हूँ, ये मेरी एक पर्सनल आइडेंटिटी है। वैसा ही क्या होता है, परमाणु होता है। अब जब मैं एक क्लासरूम, अभी आप लोग हैं मतलब मैं भी आपकी ही क्लास का हिस्सा हूँ, तो अब मान लो मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने क्या बोला कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फाउंडेशन बैच, तो मेरा जो अभी एक आइडेंटिटी अनुश्री थी, अब मैं स्टूडेंट हो गई, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैं सेम हूँ, मतलब परमाणु और प्रदेश सेम है पर उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट हो गई। परमाणु क्या है, स्वयं है, और प्रदेश है जो डिफरेंट आइडेंटिटी हो गई उसकी, जब वो जुड़ा एक ग्रुप का पार्ट बना, क्लासरूम का पार्ट स्टूडेंट बना, स्टूडेंट हो गया प्रदेश, स्टूडेंट का जो ग्रुप है, एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, जितने भी फाउंडेशन के बैच में जो स्टूडेंट्स हैं, सभी क्या कहलाया, एक क्लासरूम, मतलब क्लास कहलाई पूरी। क्लासरूम तो एक क्लास पूरी, ठीक है, क्लास या फिर जो भी लेवल हम बोलते यानी हैं, स्कंद क्लासरूम हो गई। हो गई स्कंद मतलब क्लास। अब फर्स्ट क्लास है, एक स्कंद, 2 स्कंद, 3 स्कंद, 4 स्कंद, ऐसे हमारे पास 10 स्कंद है, ठीक है।
फर्स्ट क्लास में 50 बच्चे हैं, सेकंड क्लास में 80, ये सब हमने देखा। ये स्टूडेंट्स की काउंटिंग है, स्टूडेंट्स मतलब इतने प्रदेश हैं, ठीक है। प्रदेश। अब आप मुझे बताइए, मैं अब इसमें ना आप एक बार ग्रुप करिए, मतलब अपने सेल्फ के हिसाब से ग्रुपिंग करिए, फिर देखते हैं क्या मैच तो करके क्या 50 वाले 5 हैं, 80 वाले 2 हैं और 40 वाले 3 हैं। ऐसी ऐसी कितनी क्लासेस हैं जिनमें 50 स्टूडेंट्स हैं? तो बताया 5। 50 स्टूडेंट वाली क्लास कितनी है? फर्स्ट क्लास है, फोर्थ क्लास है, सिक्स्थ क्लास है, 8th क्लास है और 10th क्लास है, मतलब 5 क्लासेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट 40 क्लास 80 वाली कितनी है? तो 2। 80 वाली सेकेंड क्लास है, 7th 2 क्लास है, 2 क्लासेस हैं। फिर 40 वाली कितनी है? 40 स्टूडेंट्स की 3 है। क्लास 3 2, मतलब 3rd क्लास है, 5th क्लास है और 9th क्लास है, तो 3 हो गए कंप्लीट। 40 50 80 3 ही थे। अब ये हमारी टोटल 5 + 2 + 3 हो गए 10, ठीक है। तो ये हमारी आई 50 80 40 टोटल 10 क्लासेस आ गई। अब ये जो 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन जिन भी क्लासेस में, उन सभी की कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? एक वर्गना। वर्गना। अब ये 5 तो क्लासेस आई थी, दैट मीन्स 5 क्लासेस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 5, मेरी एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर ठीक आप है। बोलना है। 5 जो क्लासेस, वो सभी कैटेगरी नंबर 1 की आई, ठीक है। उनको हम कोई भी कैटेगरी जो भी है वो हमने बोल दिया। ये 5 क्लासेस इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हैं। सम संख्यक प्रदेशों के वाले जो स्कंद है, जिनमें प्रदेशों की संख्या सेम है, उनके समुदाय को, मतलब उनके ग्रुप को, उनकी कैटेगरी को हमने क्या बोल दिया? वर्गना। वर्गना बोलती। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वर्गना आई है, ठीक है। 3 शायद ये वर्गना तो क्लियर 3 हुआ होगा। वर्गना आई। क्या? 3 हाँ वर्गना आई मतलब। हाँ, अभी हमारे पास 3 वर्गना आई। ऐसी वर्गना कितनी अच्छा। होती हैं? तो वर्गनाएं तो अनंत होती हैं, लेकिन ग्रहण योग्य कितनी है? कैटेगरी कितनी है? वर्गना 5। हाँ, ग्रहण योग्य वर्गना जो है वो 5 है, मतलब 5 ऐसी कैटेगरी हैं जिनमें से हम क्या कर सकते हैं? उनके पुद्गल, उतनी रेंज के पुद्गलों को हम ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वर्गना में, अब जैसे ये तो हमने क्या ले लिया? इक्वल, एक फिक्स्ड अमाउंट ले लिया था, है ना। अब अगर आपसे बोलते हैं जो हमारे एक्चुअल में जो रहता है, फैक्ट जो है, वो हम देखते हैं क्या होता है कि देखो, इसको ऐसे समझाती हूँ मैं एक बार। आप लोग का वर्गना का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्या? तो मतलब एक बार हम प्रॉपर ले ले ऐसा। ले लीजिएगा, दोबारा एक बार क्लियर ले लो, अच्छे से हो जाएगा। और ठीक है, तो ये यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि वर्गना में एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ। जी। फिर अब देखिए, ऐसा होता है कि ग्रहण योग्य जो 5 है, उसमें ऐसा एक और एग्जांपल लीजिए कि एक कोई साइंस एग्जीबिशन है, मान लो। अब उसमें स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो उनको किस किस लेवल का उसमें काम करना है, उस हिसाब से उनके पहले एक प्री टेस्ट हुआ, जिसमें मतलब टोटल मान लो 100 मार्क्स का वो एक टेस्ट है। तो उस 100 मार्क्स के टेस्ट में, उनमें जो भी बच्चा जितने मार्क्स लेके आएगा, ठीक है। कैसे हुए? तो कोई बच्चे 10 के अंदर अंदर लेके आए, कोई 20 के अंदर अंदर मार्क्स लेके आए, किसी के मार्क्स 30 के अराउंड है, 40 50 ऐसे सबके मार्क्स है, ठीक है। अब क्या बोला है? जिसके जैसे मार्क्स हैं उस अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाएगा। जो बहुत हाई लेवल के मार्क्स, मतलब अच्छे, एक जनरल आईक्यू है जो भी है, तो उस हिसाब से जिनका आईक्यू लेवल हाई है उनको बहुत हाई साइंटिफिक वाले काम दिए जाएंगे। उसके बाद फिर जिनका कम मार्क्स आए हैं, जिनको उनको लो लो लेवल के काम दिए जाएंगे। किसी को पेपर कटिंग वगैरह का काम, किसी को क्राफ्ट वगैरह का काम दिया जाएगा। और जो लो कैटेगरी, मतलब लो कैटेगरी क्या, लो मार्क्स वाले जो हैं बच्चे, उनको मतलब इतना भी काम दे देंगे कि आप क्या करो? आप सर्व करो, आप सबको, किसी को पानी पिलाओ, किसी को नाश्ता कराओ, ये सब वाले काम दे देंगे, क्योंकि वो और कोई काम नहीं कर पाएंगे। फिर उससे भी कुछ लेवल ऐसे हैं जिनके 0 से 10 के बीच में, मतलब वो कुछ भी काम, वो सर्विंग का भी काम नहीं कर सकते। तो उनको तो टोटल मतलब एलिजिबल है ही नहीं वो इसमें हिस्सा लेने के, ऐसा बोल दिया। अब क्या हुआ? अब ये जो 0 से 10 वाला लेवल है, उसको मान के चलो अग्रहण योग्य वर्गना, मतलब उसमें प्रदेशों की संख्या, उनके मार्क्स इतने कम है कि कुछ भी नहीं कर सकते वो।
ऐसे प्रदेशों की संख्या इतनी कम होती है अनंत प्रदेशी होने के बाद भी। यहाँ पे हम अनंत प्रदेशी की बात करें क्योंकि असंख्य तक तो हमको पता है बिल्कुल ग्रहण योग्य नहीं होते। अनंत को ही जीव क्या करती है, आत्मा क्या करती है, ग्रहण करती है। तो ऐसे अनंत प्रदेशों में भी कुछ लोग मतलब कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जो अग्रहण होते हैं। प्रदेशों की संख्या इतनी रह जाती है कि वो आत्मा द्वारा अग्रहण योग्य स्कंध रहते हैं। तो उन सबको हम अग्रहण वर्गणा में डाल देंगे। ठीक है, वो कैटेगरी ऐसी है कि वो ग्रहण योग्य नहीं है। अब फिर ग्रहण योग्य स्टार्ट होती है तो उसमें प्रदेश, अब जैसे 10 से 20 वाले जितने भी स्टूडेंट्स जिनको 10 से 20 मार्क्स आए उनको बोल दिया कि सर्विंग वगैरह का काम करना है। तो वो हम मान के चले उनमें मार्क्स कम थे, मतलब उनके प्रदेशों की संख्या सबसे कम। तो कौन सी है फर्स्ट वर्गणा? औदारिक वर्गणा। तो 10 से 20 की रेंज में जिनको भी मार्क्स आए वो पूरी औदारिक वर्गणा कहलाएगी। मतलब क्या हुआ, जिनके 10 मार्क्स है, सभी जिस भी स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स हैं, 11 है, 12 है, 13 है, 10 से 20 है, सभी के बीच में जो भी मतलब ये इतने मार्क्स के इस रेंज के बीच में जो भी मार्क्स आए वो पूरी क्या कहलाती है? औदारिक वर्गणा। ऐसा समझ के चलना। ठीक है, तो ऐसे प्रदेशों की मतलब जब इतने प्रदेश आपस में इकट्ठे होते हैं, ऐसे जो स्कंद होते हैं, ऐसे स्कंद वाले जितनी भी वर्गणा जो बनती हैं उनमें जो पूरी वो जो रेंज होती है उसको हम बोलते हैं औदारिक वर्गणा। फिर उसके बाद फिर अग्रहण मतलब थोड़ी सी, जैसे हमने बोल दिया 20 से 30 वाले ना तो वो सर्विंग के काम है, मतलब सर्विंग उनके लिए एक लो कैटेगरी का काम हो गया, और ना ही वो कोई और 30 से 40 वाली जो रेंज है उतना काम भी वो नहीं कर सकते, उतना उनका माइंड नहीं है, उनको भी अग्रहण में रख दिया, वो भी एलिजिबल नहीं है। फिर आए 30 से 40 वाले, तो उनमें शायद कुछ पेपर क्राफ्टिंग जो भी काम कर सकते हैं वो उसमें अलॉट कर दिया, वो हो गई वैक्री वर्गणा। फिर वापस से अग्रहण आती है, फिर आहारक वर्गणा। फिर ऐसे प्रदेशों की संख्या बढ़ती जाती है और वैसे वैसे वो जो पूरी रेंज है उसमें, अब देखो ये जो रेंज है ना, तो इस रेंज में से क्या होगा कि अगर हमारी जैसे कि भाषा वर्गणा आई, मान लो भाषा वर्गणा के द्वारा हम क्या करते हैं, जब उन पुद्गलों को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर परिणमन होता है भाषा के रूप में, और जब हमारे मतलब जब वो पुद्गल वापस बाहर निकलते हैं आत्मा से तो वो शब्द के रूप में निकलते हैं, आवाज के रूप में निकलते हैं, वो होता है वो हमारी भाषा कहलाती है। ठीक है, तो हमने जो भी पुद्गल लोक में अनइवनली स्प्रेड थे उन पुद्गलों में से ऐसे पुद्गल चुने जिस स्कंद में, पुद्गल चुने मतलब स्कंद चुने हमने, तो अनंत स्कंदों को हमने एक साथ ग्रहण करा, और वो ग्रहण भी हमने अनंत प्रदेशों वाले करा। तो उनकी अनंत में भी काउंटिंग कितनी होगी, तो वो ऐसी काउंटिंग होगी जो, जैसे मान लो हम 50 से 60 के बीच में लेते हैं अगर एक बार एग्जाम्पल, तो 50 आपकी आवाज बंद हो गई बीच में। हाँ सॉरी। हाँ, तो ये क्या हुए जैसे भाषा है तो उस हमको 50 से 60 लिया था, है ना। 50 से 60 मतलब 50 प्रदेश है, 51 प्रदेश है, 52 प्रदेश है, ऐसे प्रदेशों की जो समुदाय मतलब जो समूह, समुदाय नहीं, जो समूह इकट्ठा होके स्कंध बना है, वो वाले स्कंध जो भी वर्गणा है वो सभी मतलब वो पूरी रेंज किस में एग्जिस्ट करती है, वो भाषा वर्गणा में। तो कोई जीव 51 स्कंध वाले लेगा, कोई जीव 57 स्कंध वाले ले सकता है, कोई 55 स्कंध वाले ले सकता है, पर वो पूरी एक ही वर्गणा में से उठाएंगे, और उस वर्गणा को मेरे को कुछ पूछना है पहले बीच में से। जैसे हमारे आसपास वर्गनाएं हैं, है ना, ये वर्गनाएं, ये जो इनकी आप बात कर रहे हो, ये हमारे अंदर तो नहीं है ना भी, मतलब आत्मा के साथ तो नहीं है ये, ठीक है। नहीं, तो ये जो है ये हमारे आसपास है, अराउंड अस इन द एनवायरमेंट, फाइन। तो यू मीन कि ये ऐसे अलग अलग स्कंद बने हुए हैं हमारे आसपास, अलग अलग काउंटिंग वाले अनंत प्रदेशी अलग अलग बने हुए हैं। तो जो भाषा वाले होंगे जिनमें, क्योंकि वर्गनाएं तो न्यूट्रल है ना, अदरवाइज ये तो न्यूट्रल है मतलब ना कार्बन वर्गना, ये इनमें जब ये इनमें कन्वर्ट होते हैं, या हम जब हम लेते हैं तो वो भाषा के लेते अलग से लेते हैं, या वैक्री शरीर के अलग लेते हैं, या ये कन्वर्ट होते हैं हमारे अक्वायर करने के बाद। देखिए वही मैं बता रही हूँ, एक बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरा यही रहता है, क्योंकि क्या हायर लेवल्स में भी ना ये एक बार भाव यही रहता है कि आपका एक बार क्लियर हो फिर हम आगे जाएं।
पर वो बात कहीं मेरी आने वाली होती है और आपका डाउट आ जाता है। इससे थोड़ा सा धैर्य रखें, एक बार हमारे कंप्लीट हो जाए टॉपिक और फिर अगर नहीं हमारा आंसर आ रहा है तो हम क्वेश्चन पूछें, ठीक है। तो इसमें मैं यही बताने वाली थी कि जैसे 50 की 60 की रेंज है, तो 50 प्रदेश जब आपस में जुड़े तब वो किस कैटेगरी के एलिजिबल हुए, तो वो भाषा वर्गना के एलिजिबल हुए। जो भी स्कंद है, जो भी वर्गना है, फिक्स्ड नहीं है। पुद्गलों का मिलना बिखरना चलता रहता है। किसी प्रदेश को आपने भाषा के रूप में ग्रहण किया था, किसी प्रदेश मतलब किसी पुद्गल को आपने भाषा के रूप में ग्रहण किया था, वही प्रदेश उस स्कंध से टूट के जब आपने छोड़ा तो आप स्कंध से टूट के और वो किसी ऐसे में आ गए जो मान लो जैसे बोलो कि वो 11 प्रदेश वाले थे, तो 11 प्रदेश थे, एक और उसमें जुड़ गया 12 प्रदेश, तो वो 12 प्रदेश किस में हो गए, वो औदारिक के कैटेगरी में आ गए। उसी प्रदेश को आपने अभी भाषा के रूप में ग्रहण किया था और अब आप उसको औदारिक के रूप में ग्रहण करोगे। तो ये पुद्गलों का मिलना बिखरना चलता रहता है, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि एक किसी प्रदेश में ये दे दिया कि आप इसी रूप में रहोगे। तो जब प्रदेश, इसीलिए ये जो रेंज है ना प्रदेशों की काउंटिंग पे डिपेंड करती है। जो वर्गना है ना, ये ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड बनी हुई है कि ये वाले पुद्गल को भाषा के रूप में ही फिक्स्ड है। जब 60 प्रदेश, जैसे 50 से 60, तो 55 प्रदेश जब आपस में मिल गए तो वो औदारिक योग्य नहीं होंगे। उसको अगर आप ग्रहण करोगे तो आप उससे औदारिक शरीर नहीं बना पाओगे, उससे आपको भाषा की ही यूज में लेना पड़ेगा, ऐसी बात हो जाती है। अभी क्लियर हुआ? हाँ, हो गया। अभी एक मतलब और डाउट आया है, लेकिन आप पहले अपना कंप्लीट कर लो, मैं वो फिर बाद में पूछूंगी। ठीक है, एक बार वैसे लगभग कंप्लीट हो गया है कि जो मतलब वो पूरे स्प्रेड रहते हैं ना, वो स्प्रेड ऐसे रहते हैं कि वो मिलना बिखरना चलता रहता है। वो हमारे लिए वैसे नहीं बने रहते हैं, वो मिलना बिखरना चलता रहता है। उसमें से अगर हमारी, जैसे मुझे अभी बोलना होगा तो भाषा वर्गना के मैं ग्रहण करूंगी, तो मैं कौन से सेलेक्ट करूंगी, तो मैं वही वाले सेलेक्ट करूंगी जो इतने प्रदेश आपस में मिलके जो स्कंद बनाए उसी स्कंद को मैं ग्रहण करूंगी, ऐसी बात होती है। ठीक है, अब एक बार पूछ लीजिए तो फिर हम आगे बढ़ते हाँ, हैं। मेरे को ये पूछना है, मैंने ना बहुत पहले एक बार वर्गनाओं का कुछ कुछ बेसिक सा कुछ किया था। तो उसमें हमने किया था कि जैसे जो औदारिक वर्गना के पुद्गल हैं वो बड़े साइज के होते हैं, और कार्बन के बिल्कुल हीरे जैसे बारीक फाइन एकदम छोटे। तो अब वो साइज का जब फर्क हो गया तो फिर वो कैसे चेंज होंगे? जैसे मान लो आपने अभी बोला कि भाषा वाले औदारिक में चले जाएंगे या औदारिक के भाषा में आ जाएंगे, तो जब उनका साइज ही है ना, यू गॉट माई पॉइंट? वो बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए देखो क्या होता है। ओके। हम बोले कि एक 1 किलो रुई है, जैसे रुई, उसमें आपने पढ़ा होगा कि उसमें रुई वगैरह का हाँ, थर्मोकॉल रुई वगैरह। रुई रुई की है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे 1 किलो तो अमाउंट तो उतना ही है ना, 1 किलो ही है। अब आप रुई लोगे तो रुई की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, और वहीं अगर आप 1 किलो पत्थर लेने जाओगे तो वो क्वांटिटी कितना कम हो जाएगा। मतलब हीरे की अगर हम बात करें, कोई भी पत्थर की बात करें, वो क्वांटिटी कितनी कम हो जाएगी और रुई की क्वांटिटी कितनी बढ़ जाएगी। अमाउंट वो ये 1 किलो ही है, 1 किलो रुई भी है और 1 किलो हीरा भी है या पत्थर भी। तो वो तो बात ऐसी आपका हो, मतलब है, आपका मतलब है कि जो पुद्गल का साइज है, मतलब वो एक सा ही होता है सबका? पुद्गल का साइज डिफरेंट होता है। पुद्गल तो परमाणु भी है, पुद्गल तो दो प्रदेशी स्कंद भी, पुद्गल सब कुछ है। पुद्गल में स्पेसिफिक हमको बताना है कि ये कितने प्रदेश वाला स्कंद है। तो देखो क्या होता है, प्रदेश जो है ना, वो प्रदेश उनकी आपस में बॉन्डिंग ऐसी रहती है जैसे बहुत टाइटली, एकदम सिंपल थोड़ा एग्जांपल से अपने डेली लाइफ से देखो। कोई भी चीज टाइटली पैक्ड है तो हम बोलते हैं ना, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस में बोलते हैं कि सॉलिड क्या होता है, उसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। एक मॉलिक्यूल सॉलिड में भी उतनी ही साइज शेप का होगा और गैस में भी उतनी ही साइज और शेप का होगा, पर इसके मॉलिक्यूल टाइटली मतलब बॉन्डिंग उनकी इतनी टाइट होती है, टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इसी प्रकार से जो कार्बन के होते हैं ना, उनमें प्रदेशों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वो आपस में इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि जब वो आपस में मान लो अनंत, जैसे 1,10,000 प्रदेश भी अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो भी वो इतनी सी जगह में वो सब आपस में चिपक जाएंगे। और वहीं औदारिक की बात करें, औदारिक वर्गना में, तो औदारिक वर्गना में अगर 1,100,000 प्रदेश भी आपस में जुड़े हैं तो वो उनकी बॉन्डिंग, मतलब वो सिर्फ आपस में एक दूसरे से ऐसे टच होंगे कि वो साइज बहुत बड़ा बन जाता है। तो ये जो साइज बोली ना, प्रदेश की साइज की बात नहीं है, प्रदेशों का साइज हर जगह सेम होता है, क्योंकि प्रदेश इक्वल टू परमाणु और हाँ, मतलब ये यही पूछना था मेरे को। ओके, इट इज जस्ट
कि वो लूजली पैक्ड है या टाइटली पैक्ड है, उसके कारण साइज फर्क पड़ जाता है। आपकी आवाज नहीं है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जो साइज होता है ना, वो साइज स्कंध का बोला जाता है कि स्कंध का साइज ओके। प्रदेश उतने ही है, प्रदेश की साइज उतनी ही है, लेकिन प्रदेश की जो कम क्वांटिटी है या ज्यादा क्वांटिटी, उसके कारण से ये नहीं देखना कि अगर कम क्वांटिटी, क्योंकि बेसिकली अगर हम एक ही चीज से बात करते हैं कि मान लो हमने किसी बैग में 5 कपड़े रखे, तो हमारी कितनी जगह आएगी, और उसी बैग में हमने 50 कपड़े रख दिए तो कितनी जगह आएगी। तो वो बात नहीं देखना है कि वो तो ज्यादा जगह लेगा, 5 कपड़े तो कम जगह लेंगे, तो यहाँ प्रदेश कम है तो कम जगह लेनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। वहां पे डिफरेंट चीज है, यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, स्कंध की साइज की बात कर रहे हैं। अब भी आगे बढ़े हम। ये वर्गना क्लियर हुआ। ये पूरी रेंज जो है ऐसी रेंज रहती है, ये सभी रेंज में से हमको जो भी, जैसे अगर हमको कार्बन वर्गना के जो पुद्गल है, मतलब उस रेंज के जो पुद्गल है, उतनी उतनी काउंटिंग के जो प्रदेश आपस में मिलके और एक स्कंध बनाए, उस स्कंध को हम जब ग्रहण करते हैं तो उसमें हम प्रकृति डालते हैं, उसमें हम स्थिति डालते हैं, अनुभाग डालते हैं, और उसमें प्रदेश, मतलब वो प्रदेश, उन प्रदेशों को हम ग्रहण करते हैं। 4 टाइप का हम बंद करते हैं। तो वो बंद जब आत्मा में आके बंद कर रहे हैं, मतलब आत्मा में आके कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं आत्मा से, तो ये जब जुड़ते हैं तो वो वर्गना के जो पुद्गल थे, वो पुद्गल हमारी दे दिया जाता है। वो पुद्गल वैसे की वैसे ही हमारी आत्मा से आके सिर्फ बंधे हैं। पुद्गल में कोई चेंज नहीं, जो बाहर घूम रहे थे वही यहाँ पे, कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं। चेंज तो होंगे, क्या चेंज होंगे? अभी वो निर्जीव थे, वो शक्तिहीन थे, अब वो हमारी आत्मा से आ गए, तो उसमें हमने शक्ति डाल दी, उसमें हमने स्थिति डाल दी, उसमें प्रकृति डाली कि वो जब उदय में आएंगे तो वो किस रूप में उदय में आएंगे हमारे। ठीक है, और हमने उनको ग्रहण किया, वो प्रदेश बंद हो गया। ये क्लियर हुआ? वर्गना वाला टॉपिक हो गया है, 4 प्रकार का बंध क्लियर हो गया है। 4 प्रकार के बंध में कोई डाउट है? नहीं, मुझे एक और डाउट है। हाँ, पूछिए। तो आप बोले ना कि भाषा के लिए हम जो लेते हैं वो किसी से भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? उनकी काउंटिंग के ऊपर कि वो कितने प्रदेश आपस में मिलके बने हैं। वो हम जो कभी भी प्लीज म्यूट कीजिए, तृप्ति जी के अलावा जो भी जिनका अनम्यूट है। हाँ, क्या आपका डाउट क्या है, एक बार फिर से पूछिए। आप बोले ना कि भाषा के लिए हमको जो भी लेना होगा हम किसी से भी ले सकते हैं, कोई भी पुद्गल ले सकते हैं, पुद्गल हमेशा बदलते रहते हैं, तो कोई भी हाँ, पुद्गल ले सकते हैं। तो हम हाँ, क्यों लेते हैं? हमको मतलब कि कौन से कर्म का उदय होता है तो हम पुद्गल लेते हैं, मतलब? उद्गलों का ग्रहण करना तो स्वभाव है आत्मा कषाय का। और योग से होता है वो, कषाय और योग। योग आपके से कषाय और योग जैसे रहते हैं वैसे पुद्गल। आय और योग से तो हम सिर्फ कार्बन वर्णा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, मतलब हम्म। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं को ही ग्रहण करते हैं, दूसरों को भी करते हैं। पर आत्मा का पुद्गलों का लेना, जब तक आत्मा संसार में, एक देखा जाए तो संसार में भी है, तो वो किसके कारण? सिद्ध भगवान की आत्मा तो कोई पुद्गलों का ग्रहण करना, परिणमन करना, ये सब करती नहीं है। तो वो करती किसके कारण से है? तो वो करते तो बेसिकली कार्बन वर्णा के पुद्गल के कारण से है। और कषाय और योग तो कार्बन वर्णा के पुद्गल के ग्रहण में निमित्त बनते हैं। जब कार्बन वर्णा के पुद्गल ग्रहण कर लिए, उसके बाद उनका उदय आया। अब जैसे भाषा के आपने जो भी मतलब ये पार्ट, इसके प्रकृतियां पढ़ी है, उसमें आपने देखा होगा वचन वाली भी रहती है, सुस्वर, उसमें हमारे स्वर का मतलब अच्छे स्वर हैं या, तो अब जब स्वर की बात आ रही है, नाम कर्म का हमारा उदय आ रहा है, तो नाम कर्म के उदय के कारण से हम क्या कर रहे हैं, हमको बोलना है अगर, तो फिर हम पहले भाषा के वर्णा मतलब वो पुद्गलों को ग्रहण करके और उस भाषा के रूप में परिणमन करेंगे। तो बेसिकली होता सब कर्मोदय के कारण ही है, कर्मोदय है इसीलिए। और कर्मोदय का रीजन कौन है? तो कर्मोदय का रीजन फिर जो उन्होंने फरमाया है कि कषाय और उदय, कषाय और योग। और योग, जी। कषाय और योग के निमित्त से हम कर्मों का बंध करते हैं, मतलब कार्बन वर्णा के पुद्गल को ग्रहण करते हैं। और वो जैसे जैसे वो उदय में आते हैं, उसी हिसाब से, अगर औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय होगा तो आप औदारिक वर्गना में से पुद्गल ग्रहण करोगे। अगर तीनों ही शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है तो आप अनाहारक होगे, फिर आप कुछ भी तीनों कैटेगरी में से, आहार वर्गना में से आप ग्रहण ही नहीं करोगे उस समय। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम आगे बढ़े। लगभग 9:15। ठीक है, एक बार आपके ये जो कर्मबंध हमारा जीवन जो चल रहा था, उसमें कहाँ तक हो गया था? ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण का, लगभग ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण। तो वेदनी का स्टार्ट करना है ना आज?
वेदनी कर्म क्या होता है? वेदनी कर्म की डेफिनेशन क्या होती है? जिस कर्म से सुख और दुख का आभास हो। आत्मा को सुख दुख की प्राप्ति होती है। आत्मा को जो सिद्धशिला में जो सिद्ध भगवान विराजित है, सिद्धशिला में नहीं, सिद्धशिला के ऊपर में हम लोग, सिद्धशिला के ऊपर जो सिद्ध भगवान विराजित है, उनकी आत्मा को जो सुख की प्राप्ति हो रही है, क्या वो भी वेदनी कर्म के कारण है? नहीं, उनके तो कर्म उनके खत्म तो हो कर्म चुके, भी पूरे तो क्षय कर चुके कर्म। सारे कर्मों को क्षय 8 करके कर्म क्षय हो गए। पहुंचते हैं, पधारते हैं। फिर उनको प्राप्ति कैसे? दुख की तो प्राप्ति होती नहीं है, उनको सुख की प्राप्ति कैसे होती है फिर? इंद्रिय और मन से होता है ना हमें। वेदनीय कर्म वेदनीय कर्म इंद्रिय और मन से होता है। जब आप वेदनी कर्म की डेफिनेशन लिखो तो आपको ये नहीं कहना है कि सुख दुख की अनुभूति करवाता है, आपको स्पेसिफिकली बोलना है कि जिस कर्म के इंद्रिय उदय व मन से संबंधित, इंद्रिय और मन से संबंधित सुख दुख की प्राप्ति होती है। आत्मिक सुख की प्राप्ति कराने वाला वेदनी कर्म नहीं है। आत्मिक दुख जैसी तो कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि शाश्वत सुख है ऐसा सुख जो कभी दुख में कन्वर्ट ही नहीं होता, वो होता है आत्मिक सुख। तो कौन सा सुख है जो दुख में कन्वर्ट होता है? किस सुख के साथ दुख चलता है? साथ में सुख दुख बोल रहे हैं, कौन से सुख के साथ दुख चल रहा है? तो वो इंद्रिय और मन वेदनीय। संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे इंद्रिय और मन संबंधित सुख और दुख की जो प्राप्ति करवाता है वो होता है वेदनी कर्म। उसके कारण, उसके उदय के कारण से, जब तक उसका उदय नहीं होगा तब तक आपको नहीं सुख और दुख की प्राप्ति होगी। और उदय तो दोनों में से एक का चलते रहता है, सात वेदनी और सात वेदनी जो आपने देखा है, तो दोनों में से एक का चलते रहता है। इसीलिए हमको शरीर और मन संबंधित सुख दुख की प्राप्ति होती है। अगर आपसे कहे ना कि आप एक बार के लिए ध्यान, मतलब एकदम ध्यान में आप लीन हो, साधना में लीन हो, और उस आत्मिक सुख की एक छोटी सी सामयिक में भी आप उस आत्मिक सुख को टच कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स आत्मिक सुख की अनुभूति तो हमें होती है। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से तो उसने हमारे आत्मिक सुख पर आवरण लगाया नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक सुख मतलब घाती कर्म भी जब हमारे ज्ञानावरणी पे पूर्ण ज्ञान पर पूर्ण आवरण नहीं लगा सकते, तो फिर ये तो अघाती कर्म है। ठीक है, तो आत्मा के जो मूल स्वभाव है उसका घात नहीं करते, ये अघाती कर्म है। तो जो आत्मिक सुख है, आत्मिक सुख तो आपको अभी भी मिल सकता है, पर शारीरिक और मतलब मन, इंद्रिय और मन संबंधित सुख दुख में हम उलझे रहते हैं कि हमको पता ही नहीं। हम ये सोचते हैं कि हमारे सात वेदनी या फिर असात वेदनी का उदय। हमारे सात और असात का उदय तो एक तरफ है, इन दोनों के उदय के, ठीक है, वो तो संसार में जब तक है जब तक तो रहने वाला है। ठीक है, 14th गुण स्थान मतलब 13th गुण स्थान तक भी उनका उदय रहता है, 14 तक भी, मतलब लास्ट जैसे कि हम कई जीवों का देखते हैं, या तो वो सात वेदनी का उदय रहता है लास्ट समय तक, मोक्ष जाने से पहले तक। और जैसे कि हम गज सुकुमाल मुनि के लिए भी सुनते हैं, वो बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है कि उनके असात, जब उनको मोक्ष हुआ तब उनके कितनी भयंकर असात वेदनी का उदय चल रहा था। तो लास्ट तक भी हमारे सात या असात का उदय रह सकता है, लेकिन वो सब शरीर और मन और इंद्रिय संबंधित सुख दुख है। तो आत्मिक सुख के अगर आप क्षण भर के लिए भी अगर आप लीन होके अपनी आत्मा पे ध्यान दोगे, तो आपको उस आत्मिक सुख की अनुभूति अभी भी हो सकती है। इनफैक्ट कितनी बार आपको ये फील हुआ भी होगा, जो सुख इंद्रिय और मन से संबंधित नहीं, उसके बाद भले ही ध्यान में बैठे हैं, कोई मच्छर काट लिया और फिर वो सात का उदय हो गया, हमारे शरीर स्पर्श इंद्रिय का क्या हो गई, थोड़ी स्पर्श इंद्रिय में गड़बड़ हो गई, उसके विषय में साता में असाता पहुंच गई, तो वो बात अलग हो जाती है कि उसके कारण हमारा जो शरीर का जो दुख सुख था कि अभी हमें कोई भी असाता नहीं हो रही थी, वो वापस दुख में असाता में कन्वर्ट हो गया, वो एक तरफ है। पर आत्मिक सुख कभी भी एंड नहीं हो सकता, इसीलिए दुख जैसा कुछ नहीं होता। आत्मिक दुख नाम का कभी आपने सुना नहीं होगा कि आत्मा का दुख हो रहा हो। और आत्मा से हमेशा सुख ही मिलता है, मतलब अंतर आत्मिक सुख को हम वेदनीय कर्म में, सात वेदनीय में नहीं गिनेंगे आत्मिक नहीं, सुख को। हम्म। नहीं। असात की अवस्था में गत सुकुमाल मुनि आत्मिक सुख में लीन होने को थे सी, और इनफैक्ट वो आंशिक रूप में, आंशिक तो क्या बहुत सारे रूप में आत्मिक सुख में लीन थे, पर उनके असात का कितना उदय चल, टॉप लेवल की बहुत बात हो गई। अभी भी हमारे सामने प्रत्यक्ष महापुरुष हैं, पुरुष के अलावा और भी सत्याजी संत में ऐसा है जिनको हम देखते, कितने श्रावक श्राविकाओं को, इनफैक्ट हम खुद को भी ऐसा देख सकते हैं कि हमारे असात का उदय रहेगा, पर फिर भी अगर हम आत्मा के तत्व चिंतन में, आत्मिक चिंतन में अगर लीन होंगे, उस आत्मिक सुख को स्पर्श करने को होंगे, तो हमारे असात वेदनी का उदय रहते हुए भी हम उस आत्मिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वेदनी कर्म के डेफिनेशन में ध्यान रखना कि वेदनी कर्म की जब भी बोलो तो सुख और दुख की प्राप्ति नहीं करवाता, वो सिर्फ
इंद्रिय और मन संबंधित सुख और दुख की प्राप्ति की अनुभूति करवाता है या दुख की प्राप्ति करवाता है, उसके उदय के कारण प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अब ऐसा जो सात वेदनी और असात वेदनी दो टाइप हम देखा, सात वेदनी और वेदनी। तो जैसा हम बोलते हैं ना, कर्म क्या इसमें आपने देखा था बुमरैंग की तरह होता है, जैसा आप दोगे वैसा आपको वापस मिलेगा, है ना। बहुत और भी 2-3 एग्जांपल्स आपने देखे नहीं देखे, वो आप लोग को करवाया कि नहीं शायद। ये वाला पेज नंबर 2, ये 4 पॉइंट्स आपने देखे। इसमें क्या बता रहा है, ये किसी और के घर में फेंक रहे हैं, किसी और में के वापस उनके पास आ रहा है, जैसा करोगे वैसा भरो। ठीक है, वैसा यहाँ पे फर्स्ट लाइन भी ऐसी कुछ दी हुई है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा टाइप क्या बताया है, बुमरैंग। बुमरैंग होता है ये एक वुडन ऐसा मतलब क्या बोले इसको, खिलौना टाइप, औजार टाइप कुछ रहता है, वुडन रहता है, जिसको फेंकोगे तो वो उसको कितनी ही दूर कितने ही ऊपर कहीं भी फेंक दो, वो लौट के वापस जहां से फेंका है वहां पे वापस आता ही आता है। वो साइंटिफिक उसका ऐसा कोई स्ट्रक्चर वगैरह होता है। तो ये जो बुमरैंग है, मतलब जैसा आपने फेंका है वैसे ही आपको वापस, जैसा आपने दिया वैसे ही आपको मिलना है। तो ये कर्म को रिप्रेजेंट करने की 4 बातें हैं। फिर यहाँ पर ये क्या सोच रहा है कि मैंने तो सामने किसी और दीवार पे मैंने धक्का मारा, मेरा क्या बिगड़ने वाला है। बट इनफैक्ट मतलब एक्चुअल में हो रहा क्या है, वो पूरा उसके पास वापस 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 आते हुए यहाँ से आ रहा है ना, धक्का देते 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 वापस उसके पास तो आना ही आना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो जो तीर चला रहा है वो क्या सोच रहा है कि मैं सामने वाले की हानि कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या होना है, सामने वाले को दुख पहुंच रहा है, मेरा क्या जाने वाला है सामने वाले के। इसको अगर हम दुख दे रहे हैं तो ये अगर इसको मार देगा, और ये अपने स्थान पे खड़ा है उसके कारण ही ये खड़ा हुआ है, मतलब किसी के कारण कोई नहीं होता, लेकिन जब ये क्या मान रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ और मैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बट ये अगर किसी और को दुख दे रहा है तो इसको दुख की प्राप्ति होगी। अगर ये व्यक्ति गिर गया तो ये जो बैलेंस बना हुआ है ये बैलेंस भी इम्बैलेंस हो जाएगा, और ये व्यक्ति चलाने वाला भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा ही जैसे आप दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। और इसमें वेदनी कर्म में बहुत बहुत हद तक यही बातें हैं कि अगर आप दूसरों को असाता पहुंचा रहे हो तो आपके असात वेदनी कर्म का बंद हो रहा है, और अगर आप दूसरों को असाता नहीं पहुंचा रहे हो, मतलब आप साता पहुंचाओ या फिर असाता नहीं पहुंचाओ, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट बातें। आप किसी को साता पहुंचा रहे हो, देखो एक न्यूट्रल बात भी होती है कि किसी का आप जाके पैर दबा रहे हो, ठीक है, वो हो गई किसी को साता पहुंचाना। और एक हो गई कि आप उससे मतलब उसके श्रम जितना इतना श्रम करवा दिया, उसकी शक्ति से अधिक श्रम करवा दिया कि उसके हाथ पैर टूट गए, वो आप इंटेंशनली असाता पहुंचा रहे हो। पर ऐसा है कि अगर आप किसी के पैर नहीं दबाओ, बोलते हैं ना कि यदि क्या है वो, अमृत पिला नहीं सको तो पानी, जहर वो जो पिलाते हुए डरना, कभी प्यासे को पानी। जहर पिलाते हुए डरना। पिलाओ, सिर्फ पानी भी पिला दो या कुछ भी, मतलब जहर तो मत पिलाओ, अमृत पिलाओ ना पिलाओ पर जहर मत पिलाओ। तो वैसी ही बात है कि आप किसी को साता पहुंचाओ, वो बात एक अलग है। पर अगर आप साता नहीं भी पहुंचा रहे हो, असाता से भी बच रहे हो, भले ही आप साता नहीं पहुंचाई पर आपने असाता किसी को नहीं दी, तो भी आपके सात वेदनी का ही बंद होगा। ठीक है, तो इसीलिए सात वेदनी और असात वेदनी के जो है ना, एक बार रीजंस देख लेते हैं। रीजन है 1 से 10 तक, सॉरी 1 से 12, और एक बार पहले और 7 का है ना, पहले 7 का होता है, 1 से 10 तक और 11 से 22 तक। ठीक है, अब देखो 1 से 10 और 11 से 22 में 6 से 10 तक जो 6 भेद हैं, 6 नहीं सॉरी 5 से 10 तक जो 6 भेद हैं, वो टोटल आपको अपोजिट दिखेंगे यहाँ पर 7 से 12 के। ठीक है, एक बार आप सामने रखना, मेरे पास क्या पीडीएफ नहीं है, नहीं तो मैं साथ साथ में चलाती जाती। 5th से बहुत प्राण भूत, एक बार हम इसको क्लियर करेंगे क्या है, पर आप एक बार थोड़ा सा कंपेयर करो। बहुत प्राण भूत जीव सत्वों को दुख नहीं पहुंचाने से, यहाँ का 5th पॉइंट है। और असात वेदनी का 7th पॉइंट देखो, बहुत प्राण भूत जीव सत्वों को दुख पहुंचाने से। अगर आप दुख पहुंचा रहे हो तो आपके असात वेदनी का बंद हो रहा है, और अगर आप दुख नहीं पहुंचा रहे हो, मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, उनको दुख तो पहुंचा नहीं रहे, एटलीस्ट बैड तो कर नहीं रहे हो, गुड करो मत करो बैड तो नहीं कर रहे हो, ये आपके सात वेदनी का ही बंद होगा। ये और सब भी है। अगर आपके डाउट नहीं है तो आप म्यूट रखिए। ठीक है,
फिर है जैसे यहाँ का 6th पॉइंट है, बहुत प्राणभूत जीव सत्वों को शोक नहीं कराने से। वहां पे आपको देखेगा शोक कराने से। अगर आप शोक करा रहे हो तो आप असात वेदनी का बंद करोगे, बट वो बैड चीज नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सात वेदनी का बंद हो जाएगा। ऐसे ही 7th और 9th, झुराने नहीं झुराने, और ये सब क्या है इनको हम देखते हैं एक बार। पहले हम कंपेयर कर रहे हैं। फिर 10th है यहाँ का 8th पॉइंट और यहाँ का 10th पॉइंट, बहुत प्राणभूत जीव सत्वों को शोक पूर्वक नहीं रुलाने से, और बहुत प्राणभूत जीव सत्वों को शोक पूर्वक रुलाने से। अगर आप रुला रहे हो तो असात का बंद कर रहे हो, नहीं रुला रहे हो तो सात वेदनी का ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मारने पीटने से असात वेदनी का बंद होगा, नहीं मारने पीटने से ऑटोमेटिकली सात वेदनी का बंद हो जाएगा। परिताप देने से असात वेदनी का, परिताप नहीं देने, ये तो हमने देख लिए नीचे के कंपेयर करके देख लिया कि अगर आप ऐसा नहीं करो। अब आपको इंटेंशनली और अपना मुनाफा देखना है और प्रॉफिट देखना है, तो आप क्या करोगे, इंटेंशनली जा करके किसी को क्या करोगे, साता पहुंचाओगे। मतलब आपने इंटेंशनली किसी को साता पहुंचाई तो ऑफकोर्स सात वेदनी का तो बंद होना ही है। असात बैड नहीं कर रहे हो पर इंटेंशनली गुड भी कर रहे हो। बैड नहीं करने से सात वेदनी तो हो ही रहा है, बट उसको हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट में चाहिए। हम इंटेंशनली जाके कर रहे हैं, तो वो इंटेंशनली 1 से 4 तक के पॉइंट में क्या है, प्राण अनुकंपा। आप किसी प्राण भूत जीव सत्व, ये 4 टाइप्स हैं, इसको मैं बताती हूँ एक बार। प्राण की क्या कर रहे हो, अनुकंपा कर रहे हो। अनुकंपा का अर्थ होता है दया भाव रखना किसी के। जैसे कोई जीव को देखकर आपको कोई अभी पटाखे का अभी इतना माहौल है, किसी जैसे अगर आप देखो गाय के पूंछ पे क्या कर दिया, कुत्ते के पूंछ पे, कुत्ते के कान पे पटाखे डाल दी, उसको जैसे आप देखोगे तो आप इंटेंशनली जाके उसको हटा दोगे वहां से और उसकी रक्षा करना, मतलब एक तरह से उनके प्रति अनुकंपा दया भाव आई हमारे, तो हमने इंटेंशनली उनको साता पहुंचाई है, उनके असात को रोक दिया, तो वो साता पहुंचाना हमारे सात वेदनी का बंद करवाने वाला होता है। ठीक है, ये चारों क्या है ये एक बार हम देखते हैं। इनकी अनुकंपा करने से, अगर जैसे फैन, कूलर है, फैन है, एसी है, सब आप एक साथ चला के बैठ गए, आपको लग रहा है कि आप एसी ऑफ करके कूलर की हवा में भी आपकी गर्मी क्या हो सकती है, शांत हो सकती है। इतने टेम्परेचर में आप मतलब ये मॉडरेट टेम्परेचर हो जाएगा तो आपको सहन हो जाएगा, तो आप वो एसी का क्या कर दोगे, एसी ऑफ कर दोगे। तो वहां पर आपने टेउकाए जीवों के प्रति अनुकंपा करी, दया के भाव रखे कि इतना ठीक है। अब आपने दूसरे फैन, आप बोलोगे फैन और कूलर तो चल ही रहा है, वो एक तरफ है, लेकिन जो आपने करा उसको देखो ना। ये तो कर रहे हो और सात वेदनी का आप कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सात वेदनी का इंटेंशनली बंद किया, तो आपने इंटेंशनली, आपके आपके भाव इस समय पर कहाँ पे, आपके भाव हिंसा के रिलेटेड नहीं होंगे, आपके भाव अहिंसा प्रधान है। अहिंसा प्रधान है मतलब उनकी जीवों की रक्षा के भाव है उस समय पर आपके, कि मैंने ये जो जितना भी मतलब एसी का जो भी तेवकाय की जीवों की हिंसा होती है एसी के यूज में, एसी चलाने में, वो मैंने रोक दिया, तो आपकी वो अहिंसा की प्रधानता से भाव है, तो आप ऑफकोर्स सात वेदनी का बंद करोगे उस समय पर। वहां पे आपके ये नहीं देखा जाएगा कि सामने कूलर और पंखा भी चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही प्राण भूत जीव सत्व ये क्या है ये एक बार हम देखते हैं। तो ये हो गया 1 से 4th पॉइंट और 5th से 10th पॉइंट, ये सात वेदनी के 10 पॉइंट कंप्लीट कर लिए। और सात वेदनी में हमने क्या देखा है, 7 से 12 देख लिया, एक बार 1 से 6 बचा है। तो 1 से 6 क्या है, 7 से 12 और 1 से 6 में 8, 3 से 9 जब आप कंपेयर करोगे ना तो ये एक जैसा है, सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, वो क्या है, दूसरे। और यहाँ पर लिखा है बहुत प्राणभूत जीव सत्वों को। तो पहले हम देख लेते हैं प्राणभूत जीव सत्व क्या, ये 4 टाइप है, ये है सभी जीव, जितने भी जीव होते हैं, एकेंद्रीय, बेंद्रीय, एकेंद्रीय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, वो 5 टाइप के जीवों को ही कैटेगराइज करा है प्राणभूत जीव और सत्व में। उसमें उनको मतलब जैसे रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस है सभी स्टूडेंट्स, उनको हमने अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया प्राणभूत जीव सत्वों को। बहुत सारों को कलेक्टिवली अगर आप दुख पहुंचा रहे हो तो भी आपका असात वेदनी का बंद होगा, और किसी एक को भी आप दुख पहुंचाओगे तो भी आपके असात वेदनी का बंद होगा। इसीलिए इसके 2 अलग अलग पार्ट करें, कि बहुत सारों को करोगे तो भी आपको दुख दोगे तो भी असात का बंद करोगे, किसी एक को दोगे तो भी मतलब अगर ऐसे ना, भगवान ने क्या हर चीज को खुला करके स्पष्ट दिया, वरना क्या होगा अगर ऐसे देख लेते कि बहुत प्राणभूत जीव सत्वों को दुख पहुंचा रहे तो असात वेदनी, तो फिर क्या एक क्वेश्चन क्या खड़ा होता है कि अगर हम किसी एक को करेंगे तो, और अगर सिर्फ ऐसा बोल देंगे कि प्राणभूत जीव सत्व दूसरों को कर रहे हैं, तो दूसरे में 1 एट अ टाइम ही होता है क्या, हम बहुत सारे कलेक्टिवली को अगर दुख पहुंचाएंगे तो नहीं होगा क्या। इसीलिए दोनों अलग अलग रीजंस बता दिए है, बेसिकली वो एक ही बात। इसीलिए जब आपको इसमें भी जो कारण खुला करके दिया है तो आपको 7 से 12 में ही
1 से 6 के पॉइंट इंक्लूडेड हो गए, मतलब किसी एक को दुख पहुंचाओ या फिर कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचाओ, आपके असात का तो बंद हो गई होगा। ठीक है, तो 1 से 6 वाले पॉइंट अंडरस्टूड वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर भी आपको खुला करके नहीं दिया है जब आगे पढ़ेंगे। अब एक बार प्राण भूत जीव सत्व देख लेते हैं, फिर टाइम हो रहा है। प्राण भूत जीव सत्व क्या है, तो एक बार जीव अजीव द्विंद्रिय त्रिंद्रिय, ये तो शायद बहुत बेसिक ही आपको एक बार पढ़ा हुआ भी होगा पहले कई बार, पर एक बार प्राण भूत जीव सत्व क्या है तो इसमें ऐसे देख लेते हैं। देखो प्राण क्या है, सबसे पहले देखना प्राण द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय। देखो इसकी स्टार्टिंग कैसे करो, जीव से स्टार्टिंग करो। जीव मतलब पंचेंद्रिय, ठीक है, ये 5 है, इन 5 में से जो पंचेंद्रिय है उसको हम क्या बोल देंगे, जीव, क्योंकि पंचेंद्रिय सबसे बड़ा। अगर हम एक बार अगर हम जीव नाम लेते, जैसे हम नाम लेंगे कि जीव, तो हमारे सामने क्या आता है, एक फिगर ऐसा आता है, आत्मा का फिगर आता है, या तो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ फिगर आएगा, या फिर एक कोई खड़ा हुआ फिगर आता है। तो वो जीव मतलब एक आत्मा या जीव बोलते हैं, तो वो हमारे सामने एक मनुष्य का फिगर, स्पेशली मनुष्य को हम अगर हम ऐसे देखें कल्पना से, तो हम वो ही इमेजिन करते हैं। तो वो क्या होता है, पंचेंद्रिय। ये सिर्फ ना मैं ट्रिक बता रही हूँ, लॉजिक नहीं है, ऐसा कुछ ट्रिक है याद रखने का। पंचेंद्रिय है तो पंचेंद्रिय को क्या बोलेंगे, हम जीव बोलेंगे। मतलब जीव अगर जहां पर नाम है तो क्या समझना, पंचेंद्रिय समझना। ऐसे प्राणभूत जीव सत्व भी जीव में ही आते हैं, द्विंद्रिय वगैरह, लेकिन इसमें सिर्फ एक टाइटल दिया है। तो जीव किसको दिया है, पंचेंद्रिय को दिया है। फिर उसके बाद आप देखो भूत, तो भूत को वनस्पति से रिलेट करते हुआ देखना है ना कहीं किसी भी प्रकार से, या तो आप थोड़ा फनी वे में ऐसा देख सकते हो कि पेड़ पौधों पे भूत का वास होता है, ऐसा बोलते हैं। तो भूत को आप वनस्पति काय में रिलेट कर सकते हो। तो एक जीव हो गया, एक वनस्पति काय हो गया। अब वनस्पति काय मतलब एकेंद्रीय में, तो एकेंद्रीय में भी 5 भेद होते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय। वनस्पति काय हमारे हो गए, रिमेनिंग जो 4 बचे उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम सत्व में डाल देंगे। ठीक है, सत्व में डाला। सत्व को कैसे समझना, तो प्राण भूत जीव सत्व, सत्व कौन से नंबर का है, फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर पे 4 पे 4 होंगे। सत्व कौन से नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे। और 4 क्या होंगे, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय और वायु काय। ये 4 क्या है, सत्व है। ठीक है, सत्व हो गया, प्राण हो गया, नहीं प्राण नहीं हुआ अभी, भूत हो गया, जीव हो गया, सत्व हो गया। भूत मतलब वनस्पति का है, जीव मतलब पंचेंद्रिय, और सत्व मतलब 4, फोर्थ पे आया तो 4, पृथ्वी का है, आपका है, तेजस का है और वायु का है। तो अब बचा क्या, प्राण बचा। तो प्राण में क्या बचे, एक इंद्रिय हमने देख ही लिया, पंचेंद्रिय हमने देख ही लिया, तो विकलेंद्रिय को हम प्राण में डाल देंगे। द्विंद्रिय त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय, इसको हम प्राण में ले लेंगे। तो प्राण, जब भी हम प्राण अनुकंपा बोलेंगे तो हमको क्या समझना, प्राण अनुकंपा मतलब वो बेंद्री त्रेंद्री और चतुरिंद्री, चींटी हुई, मक्खी मच्छर हुए और लट आदि हुए, इन सब की रक्षा करना प्राण अनुकंपा में आ जाता है। फिर जब भी हम बोलेंगे कि वनस्पति काय की जीवों की मतलब रक्षा की जा रही है, उनके प्रति अनुकंपा कर रहे हैं, दया के भाव आ रहे हैं। वनस्पति काय में कंद मूल लता पेड़ पौधे फल फ्रूट सब कुछ आ जाते हैं। तो वो वनस्पति काय पूरी प्राण भूत में आ गई। फिर जीव में क्या आएगा, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में क्या है, तो जनरली तिर्यंच की, मनुष्य की बात करेंगे, नैरेक और देवता की तो हम ऐसे अनुकंपा क्रियात्मक रूप से तो हम कर ही नहीं सकते। भाव से भले ही हम ये सोच सकते हैं कि कितना कष्ट होता होगा किसी नैरेक जीव को, ऐसे मतलब ऐसे भाव से हम उनके प्रति भी हमारे अंदर अनुकंपा के भाव आ सकते हैं। तो वो पंचेंद्रिय, और मोटे रूप से देखें तो अभी बेसिक लेवल पे तो तिर्यंच के और मनुष्य के, किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, या फिर इन सब में अगर हमारे प्रति दया के भाव आ रहे हैं, या हम कोई ऐसे स्टेप ले रहे हैं जिनसे उनकी रक्षा हो सके, तो वो जीव अनुकंपा में आ गया। और फिर सत्व अनुकंपा में हम पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, नमक आदि हुआ पृथ्वी काय में। पृथ्वी काय, अप काय में पानी है तो पानी के जीवों की कैसे हम रक्षा कर सकते हैं। फिर पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय में वही इलेक्ट्रिसिटी और ये सब की बात आ गई। उसके बाद भी हम जहाँ भी प्रेशर क्रिएट होता है वहां वायु काय की हिंसा होती है। पर्दे फड़फड़ा रहे हैं, कपड़े फड़फड़ा रहे हैं, या ऐसे जो भी है, हम कोई चीज को प्रेशर से फेंक रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, अननेसेसरी ये सब कर रहे हैं, तो इसको अवॉइड करेंगे तो हम ऑफकोर्स वायु काय जीवों की अनुकंपा, मतलब हम क्या करेंगे, सत्व अनुकंपा करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास को इतना ही रखते हैं, टाइम थोड़ा सा हो रहा है, ऊपर हो गया है। ठीक है। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए
हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र, बहुत क्षमा बहुत याचना। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र साहब, हम बहुत भी और बहुत क्षमा करते हैं। याचना। बहुत